नमस्ते बच्चों। आज हम मराठी की कविता पढ़ेंगे। दूसरी कविता, पहली कविता हमने पढ़ी थी, उसमें सवाल जवाब नहीं थे, लेकिन ये जो दूसरी कविता है इसका नाम है संत शेख मोहम्मद सांगती सेव। ये अभंग है, संत शेख मोहम्मद इन्होंने लिखा हुआ। ये 17वीं सदी के सूफ़ी संत है, सूफ़ी संप्रदाय के संत है। इन्होंने मराठी में, उर्दू में, हिंदी में और फ़ारसी भाषा में भी काव्य रचना की है, कविताएं लिखी हैं, नज़में लिखी है, जिसमें अभंग है, भारूड है, रूपक है। करीब करीब 300 उनकी कविताएं आज उपलब्ध है, अवेलेबल है। उनका योग संग्राम, पवन विजय, निष्कलंक प्रबोध, ये ग्रंथ भी मराठी में बहुत प्रसिद्ध है। इस कविता में कवि ने जो साधु होता है, फ़कीर होता है, उसका अंतरंग माने मन कैसा होता है, ये स्पष्ट करके बताया है। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम संत शेख मोहम्मद के बारे में लेते हैं। संत शेख मोहम्मद जो है वो अहमदनगर जिले के श्रीगोंदा तालुका में उनकी समाधि माने मज़ार है। और कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के दादा ने उन्होंने वहाँ पर लाए थे और उन्होंने ही उनको वहाँ पर मठ बनाने के लिए जगह दी थी और सारी व्यवस्था कर दी। ये उनकी मज़ार भी वहीं पर है, उनकी समाधि भी वहीं पर है। वहाँ पर उनका जन्मोत्सव भी होता है और जिसको उर्स कहते हैं वो भी वहाँ पर होता है। तो इस तरह से ये संत शेख मोहम्मद है। उनकी जो रचनाएं हैं उसमें मराठी साहित्य का, खास तौर से ज्ञानेश्वरी का प्रभाव अधिक दिखता है। और उनकी रचना भी ओवीबद्ध रचना है, जैसे ज्ञानेश्वरी की रचना है। तो हम पहले कविता पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। कवि कहता है, केतकीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकारा लागी। फणस सर्वांगी कांटवले, भीतरी महागोडीने कोंदले, तैसे साधू हृदय जाले, बोधासंगे परियेसा। नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर, बोधे ओसंडले। ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाय, शेख मोहम्मद सांगती सेव, सभे श्रोत्यांप्रति। ऐसे 4 स्टांजा इसमें अलग अलग है। अब एक एक का मतलब हम समझेंगे। तो पहले कवि कहते हैं, केतकीला काट्याचे वेढे। वेढे माने सराउंडेड होना, उसके इर्द गिर्द होना, वेढे। केतकी नाम का एक पौधा होता है, पेड़ होता है, जिसको फूल आते हैं, उसको केवड़े का फूल कहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और खुशबूदार फूल होता है। ये जो केवड़ा वनस्पति है या उसके फूल है, उससे मेडिसिन भी बनाते हैं और ख़ास तौर से खुशबू के लिए बहुत फेमस है। इससे इत्र भी बनाते हैं, इतना खुशबूदार होता है पेड़ भी और उसके फूल भी। तो लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं वो चपटे और नुकीले होते हैं, कांटे जैसे टोकदार होते हैं, इसलिए उसको आसानी से कोई जल्दी छू नहीं सकता, क्योंकि वो कांटे छुप जाते हैं। इसलिए कहा है
केतकीला काट्याचे वेढे, माने केतकी का पेड़ जो है वो कांटों से भरा हुआ है, कांटों से घिरा हुआ है। वेढ़ने माने घिरा हुआ होना। कांटा, कांटा माने इनको को मालूम है, जो टोकदार होता है, चुभता है। भीतरी निपजती केवड़े, भीतर माने अंदर, उसके अंदर निपजती माने उगता है, निकलता है, रहता है। केवड़े माने केवड़े का फूल। वो दो तरह के फूल होते हैं, एक सफ़ेद कलर का होता है और एक पीले कलर का होता है। तो सफ़ेद फूल को केवड़ा कहते हैं और जो पीला होता है उसको सोन केवड़ा कहते हैं, सोन केवड़ा। तो ये खुशबूदार फूल होता है लेकिन कांटों से घिरा हुआ होता है। तैसे साधुचे शब्द गाढ़े परोपकारा लागी। अब ये साधु के शब्द जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, माने उसमें मीनिंग तो बहुत खुशबूदार होता है, माने परोपकार के लिए होता है, दूसरों पर उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वो होता है, लेकिन उसके शब्द बहुत नुकीले होते हैं, गाढ़े होते हैं, तो चुभ जाते हैं। माने वो शब्द जो है उनके चुभने वाले शब्द होते हैं, लेकिन वो अपनी भलाई के लिए होते हैं। इसीलिए कहा है तैसे साधुचे शब्द गाढ़े परोपकारा लागी। परोपकार माने दूसरों के ऊपर उपकार करना। आप इसको सुनते हुए नोटबुक साथ में रखो और उसके डिफिकल्ट शब्दों का मीनिंग भी लिख लो, क्योंकि ये कविता जो है ये 17वीं सदी की है, तो उस दौर की भाषा इसमें इस्तेमाल की है। और ये आम जुबान में मराठी जो इस्तेमाल करते हैं उससे कई अलग शब्द इसमें नए आए हैं, उसका मीनिंग भी, तो उसको आपको लिख लेना चाहिए। अगले स्टांजा में कवि कहते हैं, फणस सर्वांगी कांटवले भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, तैसे साधु हृदय जाले बोधा संगे परियेसा। अब देखो इसमें ये जो स्टांजा आप देख रहे हैं, ये लाइंस देख रहे हैं, उसमें बहुत जगह अनुस्वार माने पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसको नुक्ता कहते हैं, क्योंकि उस दौर में अनुनासिक शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, इसलिए इसमें अनुनासिक, तो कांटवले नहीं कहा मैंने, कांटवले माने अनुनासिक शब्द है। तो फणस माने कटहल, कटहल जो होता है, फणस जो होता है उसको बाहर से पूरे कांटे कांटे होते हैं। फणस सर्वांगी कांटवले, कांटवले माने कांटेदार होना, सर्वांगी माने सर्व अंग, अंग माने शरीर को, पूरे शरीर को उसके कांटे होते हैं। किसको? फणस को, कटहल को। भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, लेकिन अंदर से बहुत मिठास होती है। उसको काटो, उस पका हुआ अगर फणस हम लेंगे तो उसके अंदर जो बीजें निकलती है, गर होता है उसका, वो बहुत ही मिठास भरा होता है। खास तौर से कोंकण रीजन में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मिठास भरे ये फल है। कवि कहता है तैसे साधु हृदय जाले बोधा संगे परियेसा। अब तैसे माने वैसा, क्या है? साधु का हृदय माने जो संत है, फकीर है, उनका जो दिल है, उनका जो मन है, वो उसके जैसा है। माने कैसा? फणस के अंदर जो मिठास होती है उसके जैसा है। बाहर से तो कांटे दिखते हैं, बाहर से तो नुकीला दिखता है, लेकिन अंदर मिठास है। बोधा संगे परियेसा माने परिस जो होता है, ऐसा एक पत्थर की कल्पना की है कि जो पत्थर अगर लोहे को स्पर्श हम टच कर दे लोहे को, तो उसका सोना बन जाता है। तो हालांकि ये कवि कल्पना है, वास्तव में होता नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि एक ऐसा पत्थर होता है, पारस पत्थर बोलते हैं उसको, तो वो अगर लोहे को अपन टच करे तो लोहे का सोना बन जाता है। तो इस बोध से परिस जैसा काम होता है, माने जिस आदमी को ये शब्द स्पर्श कर ले वो संत बन जाता है, साधु बन जाता है, ऐसा इसका भावार्थ है। ये बोधा संगे शब्द जो है इसका और एक मीनिंग भी निकलता है, क्योंकि इनके गुरु का नाम चांद बोधले था, तो ये बोध शब्द उन्होंने वहां से भी लिया हुआ है, ऐसा हो सकता है।
तो उनके जो गुरु है उनको वो परिस मानते हैं, और जिसको उसका स्पर्श हुआ वो साधु बन गया, संत बन गया, फकीर बन गया, ऐसा वो मानते हैं। ऐसा भी उसका मतलब हो सकता है। अब ये पहले हम केतकी का फल कैसे होता है और फनस कैसा होता है ये पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये केतकी का पौधा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको फूल लगता है, यहाँ पर फूल लगता है। ये इस तरह से होता है और कांटे से घिरा हुआ होता है, पूरे कांटे कांटे होते हैं उसमें। वो पत्ते जो होते हैं वो भी नुकीले होते हैं, उसको भी कांटे होते हैं। और ये इस तरह से फूल खिलता है, उसका सफ़ेद रंग का होता है और रेशेदार होता है वो, उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, भीनी भीनी खुशबू होती है। तो ये रहा केवड़ा, केतकी। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी यहाँ पर मैंने देखी थी कि एक छोटा सुगंधी पेड़ होता है, इसकी पत्तियाँ लंबी, नुकीली, चपटी और कोमल होती है। इसके किनारे और पीठ पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। यहाँ यह दो प्रकार की होती है, एक सफ़ेद और दूसरी पीली। सफ़ेद केतकी को लोग प्राय केवड़ा के नाम से जानते हैं, और पीली जो है उसको सुवर्ण केतकी कहते हैं, है ना। और इसके फूल जो होते हैं लंबे सफ़ेद होते हैं, उसमें बहुत तीव्र खुशबू होती है। इसका फूल जो है वो बाल की तरह होता है और ऊपर से लंबी पत्तियों से ढका रहता है। इस फूल से इत्र बनाया जाता है और जल को भी सुगंधित किया जाता है। ऐसी बहुत सारी जानकारी इसमें है। ये केवड़े के बारे में है। अब हम फनस देखते हैं, कटहल। तो ये इस तरह का फनस का पेड़ होता है, इसको फनस लगे। ये बहुत काफ़ी ऊंचा नहीं होता है, ये 15 फुट तक बड़ा होता है, 10-15 फुट का। और कोंकण रीजन में ज़्यादा होता है। कोंकण भाग जो है, माने रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, ये साइड में ज़्यादा होते हैं उसके पेड़। ये इस तरह से फनस होता है और उसमें बहुत आगे पूरे कांटे कांटे भरे होते हैं। लेकिन इसको अंदर काटे हम अगर, तो ये इस तरह से उसके गरे होते हैं अंदर। उसका जो गुदा होता है वो इस तरह से होता है। और उसके बहुत सारे, माने उसमें ये अगर टेस्ट करें आप तो इसको बहुत मीठे लगते हैं ये, है ना। इसको हम खा सकते हैं। तो ये हुआ फनस सर्वांगी कांटवले, भीतरी महागोड़ीने कोंदले, तैसे साधु हृदय जाले, बोधा संगे परियेसा। अब अगला स्टांजा देखते हैं। नारळ कठिन दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर, बोधे ओसंडले। माने नारियल जो होता है वो बाहर से कठिन होता है, कठोर होता है, मुश्किल होता है तोड़ना, उसको पक्का होता है। लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत मीठा और नर्म खोपरा होता है ना। हम जिसको, अगर आप ताज़ा नारियल ले पानीदार, तो उसमें वो क्या कहते हैं, मलाई निकलती है, बहुत ही नर्म होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो नारळ दिसे कठिन बाहेर, बाहर से वो कठिन दिखता है, माने उसकी पहले हरी छाल होती है, फिर उसके अंदर रेशे होते हैं, फिर वो लकड़ी का कवच होता है उसका, और उसको तोड़ने के बाद में उसमें से खोपरा निकलता है। तो बाहर से वो कठिन दिखता है लेकिन अंदर से नर्म होता है। और यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है, तैसे साधुचे अंतर बोधे ओसंडले। और उस तरह से साधु का मन जो होता है वो होता है, बाहर से वो कठिन दिखता है लेकिन अंदर से बहुत प्यार, मिठास उसमें भरी होती है, प्यार भरा होता है। भले इनके शब्द आपको कठोर लगे। यहाँ पर हम नारियल इस तरह से दिखते हैं कुछ नारियल। देखो ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये जो है ये हरा नारियल है, ये बहुत सख्त होता है। फिर उसके बाद उसमें रेशे होते हैं और फिर वो अंदर खोपरा होता है। तो इस तरह से नारियल की रचना होती है। इसलिए कवि कहते हैं, नारळ कठिन दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधुचे अंतर बोधे ओसंडले।
आगे कवि कहते हैं, ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती सेव, सभे श्रोत्यान प्रति। तो जिस तरह से नारियल अंदर से मृदु होता है, फनस अंदर से मीठा होता है, केतकी कांटों से घिरा होता है फिर भी अंदर खुशबू होती है, उसी तरह हमारे सद्गुरु, हमारे जो संत है वो होते हैं। उसी तरह का भाव उनसे रखना चाहिए। शेख मोहम्मद अपने सभा में सुनने वाले श्रोताओं को कहते हैं कि सद्गुरु जो होता है, हमारे जो गुरु होते हैं, उनकी चरणों में अपने आप को इस तरह से समर्पित करना है। इस तरह का उपाय अगर आप करेंगे तो आप इस भवसागर की नैया, भवसागर को तर जाएंगे। यहाँ पर सद्गुरु माने साधु संत, धरा भाव माने मन की भावनाएं, तो कैसा करावा उपाव, उपाव माने उपाय, उपाय योजना माने एडजस्ट माने व्यवस्था। तो शेख मोहम्मद कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? सभे श्रोतानपति। सभे माने सभा में उपस्थित जो श्रोता है, सुनने वाले हैं उनको। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, और जो सुन रहे हैं आप लोग वो श्रोता है, माने सुनने वाले हैं। तो ये जो शेख मोहम्मद जी है, ये अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को कह रहे हैं कि अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना है। तो इस तरह से ये कविता है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड आप लिख लीजिए, और अगर मीनिंग समझ में नहीं आए तो फिर से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज या मुझे पर्सनली मैसेज डाल के उसके मीनिंग पूछ सकते हैं, और इस अगले वीडियो में इसके सवाल जवाब हम देखेंगे।